हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश की पृष्ठभूमि के अलावा इनकी उत्पत्ति, इनका मूल निवास स्थान और प्रमुख शासक। पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था, यानी कि जो अग्निकुल से जो उत्पन्न जो राजपूत थे, अग्निकुल से उत्पन्न जो राजपूत थे उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा थी गुर्जर प्रतिहार शाखा। ओके, जो अग्निकुल से उत्पन्न 4 राजपूत वंश थे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। जो पढ़ रहे हैं वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की समय अवधि मानी जाती है 6वीं से 12वीं शताब्दी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश ने क्या किया था, जो उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से जो अरब आक्रमण हो रहे थे उनमें प्रतिरोधक का काम किया था। अब ये उत्तर पश्चिम भारत से अरब आक्रमण क्यों हो रहे थे, उनकी वजह ये थी कि भारत का जो शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन शक्तिशाली शासक था। जब केंद्र में शक्तिशाली शासक होता है तो ना ही बाहर से आक्रमण होते हैं और ना ही जो आंतरिक जो अराजकता है वो होती है। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन का कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं हुआ था, हर्षवर्धन का उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण से जो क्षेत्रीय शक्तियों में आपस में संघर्ष होता है। इसके अलावा बाह्य आक्रमण भी इस समय बढ़ रहे थे। तो बाह्य आक्रमण जो करने वाले थे वो थे मुस्लिम अरब आक्रमणकारी थे। और जो आंतरिक संघर्ष में क्या हुआ था इस समय, आंतरिक संघर्ष में इस समय हुआ था, एक था त्रिपक्षीय संघर्ष। जब हम पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है राजपूत काल, 7वीं से 12वीं शताब्दी वाला जो काल होता है उसे कहा जाता है राजपूत काल। और उस समय की एक प्रमुख विशेषता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष होने का कारण ये था, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। और कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 राजवंशों के मध्य जो युद्ध होता है, जो संघर्ष होता है, उसे कहा जाता है, लगभग 100 वर्षीय संघर्ष था, इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 राजवंश कौन कौन से थे, यानी कि पूर्वी भारत की ओर से था पाल वंश, दक्षिणी भारत में इस समय जो इस संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था वो था राष्ट्रकूट वंश, और उत्तर पश्चिमी भारत में था प्रतिहार या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश। इन तीनों के मध्य कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो संघर्ष होता है वो होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके, तो इसमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके द्वारा अंततः जो कन्नौज नगर पर या कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है, यानी कि इसमें अंतिम विजय किसकी मानी जाती है, गुर्जर प्रतिहारों की। ओके, तो अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है किन्होंने, गुर्जर प्रतिहारों ने। गुर्जर प्रतिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है एहोल अभिलेख से। इसके अलावा हमें हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित है उसमें भी गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत हैं मेनली, विदेशी सिद्धांत और देशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांतों में जो खजर जाति की संतान बताया है किसने, कैंपबेल के द्वारा, जबकि हूणों की संतान बताया है स्मिथ ने। और कनिंघम ने क्या कहा है, कनिंघम ने कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कुषाणों की संतान थे। ओके, इसके अलावा जो देसी सिद्धांत थे या स्वदेशी सिद्धांत या फिर भारतीय मत के जो प्रतिपादक थे, सीबी वैद्य, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, के.एम. मुंशी, ये थे देशीय उत्पत्ति से संबंधित या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की भारत में ही उत्पत्ति है उस मत के समर्थक थे। ओके, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, के.एम. मुंशी ने ये कहा है कि जो गुर्जर शब्द है वो गुर्जर शब्द जातिवाचक नहीं है, यानी कि ये किसी जाति का नाम नहीं था गुर्जर, ये है स्थानवाचक, यानी कि किसी एरिया को गुर्जर कहा गया है। और गुर्जरात्रा जो एरिया है, राजस्थान और गुजरात के मध्य का जो पार्ट है उसे गुर्जरात्रा कहा जाता था। और जो गुर्जरात्रा एरिया में जो क्षत्रिय थे उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। ओके, इनके मूल निवास स्थान से संबंधित जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो है ह्वेनसांग से। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहारों का स्थान है, मूल निवास स्थान है, वो है कूचेलो। और कूचेलो को साम्यता बैठाई गई है गुर्जर देश से। और इन्होंने इसकी जो राजधानी बताई है वो बताई है पीलो मोलो। और पीलो मोलो की साम्यता बैठाई गई है भीनमाल से।
भीनमाल, जो कि वर्तमान में जालौर राजस्थान में पड़ता है। जबकि स्मिथ और स्टेन कानून ने ये कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान है श्रीमाल। श्रीमाल भी कहाँ है? श्रीमाल भी वर्तमान में भीनमाल, मतलब श्रीमाल भीनमाल को कहा गया था। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा है? ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि इनका मूल स्थान है बिल्लमल का। बिल्लमल का मूल स्थान किसने बताया है? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ब्रह्मगुप्त ने ये जो ग्रंथ लिखा है वो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। जोधपुर के घटियाला लेख में इनका जो मूल स्थान बताया है वो है गुर्जरात्रा, और गुर्जरात्रा है गुजरात प्लस राजपूताना का जो मध्यवर्ती भाग है उसे गुर्जरात्रा कहा गया है। ऐसे राय चौधरी ने क्या कहा है? ऐसी राय ने कहा है कि इनका जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रारंभिक केंद्र था वो था मंडौर। मंडौर इनका प्रारंभिक केंद्र था, और मंडौर को कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश की जो टोटल शाखाएं थी 26, और उन 26 शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम शाखा माना जाता है मंडौर के जो प्रतिहार थे उन्हें। और जो मंडौर के जो प्रतिहार थे उनका संस्थापक है हरिश्चंद्र। मंडौर की प्रतिहार वंश की जो शाखा थी उनके संस्थापक थे हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की एक उपाधि थी वो थी रोहिलादी। उपाधि क्या थी? रोहिलादी। ये क्वेश्चन आता है, रोहिलादी उपाधि किसकी है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक शाखा है, आरंभिक शाखा है या प्राचीनतम शाखा है उसके संस्थापक थे। ओके, उसके बाद हमने देखा है गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक, और गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों में पहला शासक हमने पढ़ा था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की जो समयावधि है वो है 730 से 756 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इन्हें जालौर, अवंती और कन्नौज, 3 शाखा है गुर्जर प्रतिहारों की। जालौर, अवंती और कन्नौज तीनों शाखाओं का संस्थापक किसे कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को। ओके, जालौर, अवंती और कन्नौज शाखा का संस्थापक किसे कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है वो है उज्जैन। उज्जैन वर्तमान में एमपी में पड़ता है, अवंती उज्जैन। ओके, तो इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाई है। जालौर, अवंती और कन्नौज की जो गुर्जर प्रतिहार की जो शाखा थी उनके संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। इसके समय पर अरब आक्रमण हुआ है। अरब आक्रमण हुआ है नागभट्ट प्रथम के समय, और अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था जुनैद के द्वारा। जुनैद कौन था? जुनैद था सिंध का गवर्नर, और जो तत्कालीन खलीफा था हाशम। तत्कालीन खलीफा हाशम का सेनापति और सिंध का गवर्नर था जुनैद। उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है, और जिसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है अल-बिलादुरी। अल-बिलादुरी है, एक मुस्लिम लेखक है, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय भारत पर अरब और बलूच आक्रमण हुआ है, जिनका सेनापति कौन था? जुनैद, और जो कि हाशम जो खलीफा था उसका सेनापति और सिंध का गवर्नर था। इसकी दूसरी जानकारी, यानी कि इसी की हमें जानकारी का दूसरा सोर्स है वो है नौशारी अभिलेख। नौशारी अभिलेख से उन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है जिन्हें अरब आक्रमणकारियों के द्वारा पराजित किया गया। लेकिन हमें इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि नागभट्ट प्रथम को अरब आक्रमणकारियों के द्वारा पराजित नहीं किया गया था। एक अभिलेख है, कौन सा? हंशोट अभिलेख। हंशोट अभिलेख में ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो भड़ौच वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भड़ौच वर्तमान में कहाँ पड़ रहा है? गुजरात में। तो जो भड़ौच गुजरात में है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर सत्ता थी अरबों की। सत्ता किसकी थी? अरबों की। तो नागभट्ट प्रथम ने यहाँ पर आक्रमण किया है, और यहाँ पर आक्रमण करने के पश्चात अरबों की सत्ता को हटाकर यहाँ पर अपना एक सामंत नियुक्त किया है, और उसका नाम क्या है? भरतवट सेकंड को अपना सामंत नियुक्त किया है। कहाँ पर? बड़ौच में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नागभट्ट प्रथम के बारे में कि एक अभिलेख है संजन ताम्रलेख। ये लिखा गया है 871 ईस्वी में। यह है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राष्ट्रकूट शासक है कौन? दंतीदुर्ग।
दंती दुर्ग के द्वारा एक यज्ञ किया गया था, और यज्ञ किया गया था उसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया था, और हिरण्यगर्भ यज्ञ में इन्होंने क्या किया है, जो नागभट्ट है, नागभट्ट प्रथम है, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, उसे एज ए प्रतिहार के रूप में काम में लिया। यानी कि दंती दुर्ग ने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार के रूप में कार्य करने के लिए विवश किया। और इसकी जानकारी के अन्य स्रोत भी है, समानगढ़ और दशावतार गुहालेख। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शासक है वो है वत्सराज। ओके, वत्सराज के बारे में, जो वत्सराज का जो शासनकाल है वो है 775 ईस्वी से 800 ईस्वी। 775 से 800 ईस्वी। देखो, जो वत्सराज है वो है, वत्सराज के पिता का नाम था देवराज। नागभट्ट प्रथम के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है कुकुक। नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासक बनता है वो है कुकुक, और कुकुक का उत्तराधिकारी है देवराज, और देवराज का जो पुत्र है वो है वत्सराज। और वत्सराज के समय की एक प्रमुख घटना है, वत्सराज का शासनकाल है 775 से 800 ईस्वी। वत्सराज के समय की एक प्रमुख घटना है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, संघर्ष का आरंभ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसके समय में हुआ है? वत्सराज के समय। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष में इसके समय में क्या होता है कि पाल शासक था धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा आक्रमण किया गया है कन्नौज पर। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा आक्रमण किया गया है कन्नौज पर। ओके, जैसे ही पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया है, गुर्जर प्रतिहार शासक है वत्सराज, उसके द्वारा आक्रमण किया गया है पाल शासक पर, पाल शासक धर्मपाल पर। और इन्होंने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया है गया है, और इससे 2 छत्र छीन लिए। ओके, किससे छीने हैं? पाल शासक धर्मपाल से। दक्षिण भारत में इस समय शासक था कौन? ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव। ध्रुव के द्वारा क्या किया गया है? जो गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज, उस पर आक्रमण किया गया है, उसे पराजित किया। पराजित करने के पश्चात जो 2 छत्र उन्होंने पाल शासक धर्मपाल से छीने थे, उन्हें किसने छीन लिए है? ध्रुव ने। और इसे भागने पर मजबूर, जो वत्सराज को भागने पर मजबूर कर दिया। और वत्सराज ने यहाँ से भागकर अपनी जो नई राजधानी बनाई थी वो बनाई थी जवालीपुर जालौर। जालौर जिसे कहा गया था पहले जवालीपुर। ओके, जवालीपुर जालौर को अपनी नई राजधानी बनाई है कि अब किसने? वत्सराज के द्वारा। मरुस्थल में भागने पर विवश कर दिया, यानी कि राजपूताना की ओर भागा है कौन? वत्सराज। और इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई है जवालीपुर जालौर। यहाँ पर इन्होंने एक जनजाति का दमन किया था, और वो थी भंडी जाति। यानी कि भंडी जाति का दमन किया गया है किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा। वत्सराज के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे कहा जाता है प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्सराज को। ओके, अब वत्सराज और जो वत्सराज की रानी है सुंदर देवी। वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र है नेक्स्ट नागभट्ट द्वितीय। ओके, यानी कि नागभट्ट हमारा जो नेक्स्ट शासक है वो है नागभट्ट सेकंड। लेकिन एक बार इसे डिटेल से देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम हम पढ़ चुके हैं, आज हमने स्टार्ट किया था वत्सराज। देखो, नागभट्ट प्रथम के पश्चात क्रमशः कुकुक और देवराज शासक हुए। तत्पश्चात देवराज का पुत्र है वत्सराज, इस वंश का चौथा शासक बना, और इसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ है? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के मध्य की शुरुआत हुई है। वानी डिंडोरी और राधनपुर लेखों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट ध्रुव ने वत्सराज को हराकर कहीं मरुस्थल में शरण लेने को विवश किया, और उसने उनसे 2 राजछत्रों को भी छीन लिया, जिसे
उन्होंने गोडराज से छीना था। राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा परास्त होने पर वत्सराज ने संभवतः ज्वालीपुर जालौर को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया और वत्सराज ने मध्य राजपूताना स्थित भंडी जाति को पराजित कर उसका राज्य छीन लिया। बाउक के जोधपुर अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। इसकी पहचान सर्वप्रथम आरसी मजूमदार ने की थी, जबकि दशरथ शर्मा पराजित भंडी कुल का संबंध पाल वंश या भटादी वंश से जोड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि गुर्जर प्रतिहार राजतंत्र के विस्तार से पालों और राष्ट्रकूटों जैसी समकालीन शक्तियों के साथ अनवरत संघर्ष जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा शासक है वो है नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज के पश्चात उनकी रानी थी सुंदर देवी, यानी कि नागभट्ट द्वितीय के माँ का नाम क्या है? सुंदर देवी से उत्पन्न पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बना। इसने अपने पराक्रम से गुर्जर प्रतिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर इसे अपने चरम पर पहुंचा दिया। यह त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। यानी कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई है? 802 ईस्वी में जो राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, उससे पराजित हुआ है। लेकिन उसके लौट जाने के पश्चात इन्होंने क्या किया है? कन्नौज के शासक था, इस समय कन्नौज में एक निर्बल शासक था चक्रायुध, उसे पराजित किया है और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार करने वाला पहला शासक है नागभट्ट द्वितीय। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक है नागभट्ट द्वितीय, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से होती है? ग्वालियर अभिलेख से। इस विजय के पश्चात परिणाम स्वरूप कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना लिया या राजधानी बनाया गया। पाल शासक धर्मपाल को नागभट्ट ने मुदगिरी या मुंगेर के युद्ध में परास्त किया, जिसकी पुष्टि बाउक के जोधपुर अभिलेख से होती है। इस युद्ध में जोधपुर के कक, चाटसू के शंकरगण, बाउक धवल जैसे सामंतों ने नागभट्ट का सहयोग किया। यानी कि जो मुंगेर या मुदगिरी का जो युद्ध हुआ है, जिसमें नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो धर्मपाल को पराजित किया गया था, उसमें उनका साथ दिया है किसने? कक, जोधपुर के कक, चाटसू के शंकरगण और बाउक धवल जैसे सामंतों ने। अपनी महानता व पराक्रम को सूचित करने के लिए नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, ये है नागभट्ट द्वितीय की उपाधियाँ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है बकुला और बुचकला अभिलेख से 815 ईस्वी की है कि उपाधियाँ धारण की। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिखा है कि आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग, नरेश पतंगों के समान उसकी तरफ खींचे चले आए। साथ ही उसने आनर्त यानी कि उत्तरी काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, मालवा मध्य प्रदेश, किरात हिमालय प्रदेश का कोई भाग है, तुरुस्क पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य है, वत्स कौशाम्बी प्रदेश है तथा मत्स्य पूर्वी राजस्थान पर बलात् अधिकार कर लिया। ओके, नागभट्ट द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित करने के साक्ष्य मिलते हैं। चौहान शासक है गुबक प्रथम, यानी कि चौहान जो गुबक प्रथम है, गोविंद राज है, आदि ने सुल्तान बेग वारिस बसर को तथा दलपत विजयकृत खुमान रासो के अनुसार गुहिल वंशी खुमान ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया और ये मूलतः नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी अभिलेखों में नागावलोक का दरबार कहा गया। जो नागभट्ट प्रथम का दरबार भी नागावलोक का दरबार कहा गया है और नागभट्ट द्वितीय का दरबार भी नागावलोक का दरबार कहा गया है। जो नागभट्ट द्वितीय है उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, यानी कि उनका देहांत हुआ है जल समाधि लेने। इन्होंने क्या किया है? इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रभावक चरित्र से। किससे प्राप्त होती है? प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र ये लिखा गया है चंद्रप्रभा सूरी के द्वारा। इसमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो नागभट्ट द्वितीय है उन्होंने गंगा नदी में जो जल समाधि लेकर अपनी मृत्यु हुई थी। देख, नागभट्ट तृतीय को राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से परास्त होना पड़ा। मन्ने, सिसबे और राघनपुर अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। पठारी स्तंभलेख के अनुसार गोविंद तृतीय के सामंत कर्कराज ने नागावलोक नागभट्ट तृतीय को पराजित किया। नागभट्ट का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक तथा गुजरात से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रप्रभा सूरीकृत ग्रंथ है प्रभावक चरित्र से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। ओके, इन्होंने अपने प्राणों को त्याग किस प्रकार से किया है? जल समाधि लेकर। हमारा जो नेक्स्ट शासक है वो है नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी है रामभद्र, 833 से 836, जो कि अत्यंत निर्बल शासक हुआ। यह प्रतिहार वंश की अवनति
का काल था, क्योंकि ये एक निर्बल शासक था। यह प्रतिहार वंश की अवनति का काल था। कालिंजर मंडल का प्रदेश प्रतिहार साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। बराह अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने यहाँ दान दिया था। व्यवहारन यानी कि न्यायिक अधिकारी था। लोगों की अकर्मण्यता के कारण दान संबंधी प्रतिहार आलेख्यों की कोई मूल्य नहीं रह गया। गुजरात प्रदेश भी उनके हाथ से जाता रहा। पाल शासक देवपाल ने भी उसे परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। यानी कि ये एक निर्बल और अयोग्य शासक था। कौन? रामभद्र। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है मिहिर भोज प्रथम। देखो, मिहिर भोज प्रथम है रामभद्र और अप्पा देवी का पुत्र। रामभद्र की रानी है, अप्पा देवी से उत्पन्न पुत्र है मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शासक कौन है? मिहिर भोज। इनके समय का एक अभिलेख है बराह लेख, जो 836 ईस्वी का है, जो इनके शासनकाल की जानकारी देता है। उनके शासनकाल में निर्गत सर्वप्रथम अभिलेख है, जो महोदयनगर यानी कि कन्नौज का एक और नाम क्या है? महोदयनगर के स्कंदवाड़ से जारी किया गया था। ग्वालियर अभिलेख में जो प्रशस्ति के रूप में है, भोज का सर्वप्रमुख अभिलेख है। यानी कि इनका पहला अभिलेख है बराह लेख, किनका? मिहिर भोज का। जबकि इनका सबसे प्रसिद्ध लेख है वो है ग्वालियर अभिलेख। प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावलियों की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। इसमें भोज प्रथम की उपाधि है मिहिर भोज। क्वेश्चन यहाँ से आता है, मिहिर भोज की उपाधि, मिहिर भोज इनका नाम नहीं है, मिहिर भोज इनकी उपाधि है। भोज प्रथम इनका नाम है। इनकी जो मिहिर भोज जो उपाधि है वो कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? ग्वालियर अभिलेख से। ओके। इसके अलावा जो दौलतपुर अभिलेख है उसमें इनकी उपाधि है प्रभास। बारतो संग्रहालय लेख और ग्वालियर चतुर्भुज लेख में उसे क्या कहा गया है? आदि बराह। यानी कि मिहिर भोज की या भोज प्रथम की उपाधि है प्रभास, मिहिर भोज और आदि बराह। कलहणकृत, राजतरंगिणी तथा अरब यात्री सुलेमान ने भी मिहिर भोज के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देते हैं। शासक बनने के उपरांत भोज का पहला महत्वपूर्ण कार्य था साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। उसने सर्वप्रथम राजपूताना तथा मध्य भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ की, क्योंकि इससे पहले जो शासक था रामभद्र, वो एक कमज़ोर उत्तराधिकारी था और उनके हाथों से जो उनका क्षेत्र निकल गया था। उसने कलचुरी वंशीय गुणाम बोधि देव तथा गुहिल वंशीय हर्षराज से मैत्री संबंध स्थापित किए, जिन्होंने भोज को पालों तथा राष्ट्रकूटों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्रदान की। पेहोवा अभिलेख से सिद्ध होता है कि हरियाणा का क्षेत्र भी भोज के अधिकार क्षेत्र में था और इस लेख में घोड़ों के क्रय विक्रय हेतु लगने वाले बाजारों का उल्लेख है। ऊना अभिलेख जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में उनके अधिकार की पुष्टि करता है। इसमें भोज के सामंत थे बलवर्मा द्वारा पश्चिमी मालवा के हुणों को परास्त करने का उल्लेख है। मिहिर भोज, देवपाल, देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पाल शासक, इनके समकालीन पाल शासक कौन कौन से थे? देवपाल, विग्रहराज और नारायण पाल। किसके समकालीन शासक है? किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समकालीन शासक है? मिहिर भोज प्रथम या फिर भोज प्रथम। देवपाल, विग्रहराज और नारायण पाल पाल शासकों का समकालीन था। प्रारंभिक युद्धों में देवपाल को प्रतिहार शासकों रामभद्र और मिहिर भोज के विरुद्ध सफलता मिली थी। यानी कि प्रारंभ में जो देवपाल है उन्होंने पराजित किया है रामभद्र और मिहिर भोज को। लेकिन देवपाल के शासन के अंतिम समय में या फिर उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल, यानी कि देवपाल के अंतिम समय और उनका उत्तराधिकारी था नारायण पाल, उसके समय में मिहिर भोज ने अपनी पराजय का बदला ले लिया। यानी कि पाल और प्रतिहार संघर्ष इस समय भी चला था। कहला अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, जिसके अनुसार सामंत गुणाम बोधिदेव ने घोड़ों की लक्ष्मी का हरण कर लिया। 400 अभिलेख जो कि जयपुर के गुहिल सामंत हर्षराज का है भी इस विजय का उल्लेख करता है। इस प्रकार पाल शक्ति का अंत कर मिहिर भोज ने उत्तरापथ में अपने वंश के प्रभुत्व की स्थापना की। मिहिर भोज 2 राष्ट्रकूट राजाओं, 3 तो पाल शासक है और 2 राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय का समकालीन था। अमोघवर्ष के समय मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोला, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के अधीन गुजरात के जो सामंत है ध्रुव, राष्ट्रकूट ध्रुव से अलग है, ने मिहिर भोज को परास्त कर दिया। इसका प्रमाण हमें बगरुमा अभिलेख से मिलता है। देखो होता क्या है, इस समय पाल शासक, देखो 3 तो पाल शासक थे, इसके समकालीन 3 पाल शासक थे और 2 राष्ट्रकूट शासक थे। 3 पाल शासक कौन कौन से थे? देवपाल, विग्रहपाल और तीसरा शासक है नारायण पाल। जो देवपाल ने क्या किया है,
जो रामभद्र के तुरंत बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनता है मिहिर भोज। तो पहले तो देवपाल के द्वारा मिहिर भोज और रामभद्र को पराजित किया जाता है, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ है, जो देवपाल का जो उत्तराधिकारी था नारायण पाल, उसके समय पर मिहिर भोज के द्वारा आक्रमण किया गया है पालों पर, इनको पराजित किया है। पहले तो मिहिर भोज खुद पराजित हो जाता है, लेकिन दूसरे आक्रमण में इन्होंने पालों को पराजित किया है। ये घटना है गुर्जर और पालों के मध्य संघर्ष की। जबकि दूसरा जो संघर्ष है जो राष्ट्रकूट शासक, इनके समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक थे वो थे अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय। इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया है, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया है, दक्षिण की ओर आक्रमण किया है। आक्रमण करने के पश्चात इन्होंने क्या किया, अमोघवर्ष के समय मिहिर भोज ने उज्जैन पर अधिकार करते हुए नर्मदा नदी तक धावा बोला। लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश के अधीन गुजरात का जो सामंत था, यानी कि राष्ट्रकूटों का सामंत है ध्रुव, उनके द्वारा मिहिर भोज को पराजित कर दिया गया है, मिहिर भोज को परास्त कर दिया। इसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बगरूमा अभिलेख से। राष्ट्रकूट कृष्ण ने, यानी कि नेक्स्ट शासक है कृष्ण द्वितीय के समय, भोज ने पुनः आक्रमण कर नर्मदा नदी के तट पर उसे परास्त किया। यानी कि पहला आक्रमण जो मिहिर भोज के द्वारा पहला जो आक्रमण किया गया था वो असफल रहा, लेकिन दूसरा जो आक्रमण किया गया था कृष्ण द्वितीय के समय वो सफल हुआ और फलतः मालवा पर उसका अधिकार हो गया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, बारतो संग्रहालय अभिलेख से। ओके, देवली व करहाट के राष्ट्रकूट लेखों से ज्ञात होता है कि उज्जैन में दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ और अंततः खेटक, जो खेड़ा गुजरात में है, का प्रदेश राष्ट्रकूटों ने हस्तगत कर लिया। भोज ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर पश्चिम में उसका साम्राज्य पंजाब तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला। सुदूर पश्चिम में भोज का अधिकार सौराष्ट्र काठियावाड़ तक विस्तृत था, जो सर्वप्रथम एस.सी. राय चौधरी के द्वारा इंगित स्कंद पुराण के प्रभास खंड के बसरापत महात्म्य के स्थल से प्रमाणित हुआ है। भोज ने बसरापत, आधुनिक गिरनार के रेवतक तक अपना वनपाल नियुक्त किया। संपूर्ण अवध का क्षेत्र उनके अधीन था। कहला अभिलेख या कहला लेख से ज्ञात होता है कि उसने कलचुरी सामंत को भूमि दान दी थी। बराया अभिलेख से प्रकट होता है कि कालंजर मंडल को भोज ने पुनः प्राप्त कर वहाँ उदमरा विषय में दान दिया। दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़ से भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल का लेख मिलता है, जो इस क्षेत्र में उनके अधिकार की पुष्टि करता है। बुंदेलखंड के, देखो आपको ये चीज़ें याद नहीं, आपको जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसके समय पर जो एक अरब यात्री है सुलेमान, उन्होंने इनके समय में यात्रा की है। ओके, अरब यात्री कौन है, सुलेमान, उनकी यात्रा हुई है मिहिर भोज के समय। उच्च शब्दों में वर्णन किया है उसने। गुर्जरों को क्या कहा है, जुजर, नरेश कहकर संबोधित करता है उसे। अरबों का सबसे बड़ा शत्रु, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अरबों का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया गया है, मिहिर भोज को। किसने बताया है, सुलेमान। और अरबों यानी कि गुर्जरों को इन्होंने क्या कहा है, जुजर। उसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताता है। उसकी अश्वसेना भारत के किसी भी अन्य नरेश की अश्वसेना से बड़ी थी। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं जो चोर डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। उनके राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें हैं। हालांकि उसका यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है कि मिहिर भोज अरबों के राजा को सबसे बड़ा राजा मानता है। अरब यात्री था एक अल-मसूदी। अरब यात्री कौन था, अल-मसूदी, जिसने यात्रा की थी 915-16 ईस्वी में। जो बाद में जो गुर्जर प्रतिहार शासक है महिपाल, उसके समय में इन्होंने यात्रा की थी। इन्होंने कहा कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहारों का भय होता तो उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने का भय पैदा कर अपनी रक्षा करते थे। यानी कि इन्होंने एक मंदिर को इसलिए बचा के रखा है कि अगर गुर्जर प्रतिहार हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम इस मंदिर को नष्ट कर देंगे। अल बिलादुरी के अनुसार अरबों ने अपनी रक्षा के लिए झील के किनारे एक अल हिंद की सीमा पर अल महफूज नामक एक शहर बसाया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी, यानी कि वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। इनके सिक्कों पर अंकित बराह की उपाधि तथा बराह सिरोधारी मनुष्याकृति भी यही सूचित करती है। यानी कि भोज वैष्णव मतानुयायी था, बराह सिरोधारी मनुष्याकृति। और इसके अलावा इन्होंने स्वयं को विष्णु का अवतार, इस स्वयं को ये मानता है विष्णु का अवतार, स्वयं को विष्णु का अवतार मानता है, जिसने बराह के समान अरबों या म्लेच्छों से पृथ्वी का उद्धार किया। आदि बराह तथा प्रवास की उपाधियाँ उसके द्वारा जारी द्रह्म नामक रजत मुद्राओं पर भी मिलती है। उनके द्वारा जारी कौन सी मुद्रा है, द्रह्म, यानी कि उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन्हें क्या कहा गया है, द्रह्म। मिहिर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूर्य। देखो मिहिर भी उसका विरुद्ध था जिसका अर्थ है सूर्य। उनके सिक्कों पर सूर्य चक्र का अंकन भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्यभार अपने पुत्रों को
अपने पुत्र को सौंप दिया, यानी कि इन्होंने अंत में तीर्थ यात्रा करने के लिए अपना राज्य का भार था वो अपने पुत्र को सौंप दिया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज की क्लास में सबसे पहले लास्ट क्लास का रिवीजन किया था, उसके पश्चात हमने आज देखा है नागभट्ट द्वितीय जो कि रानी सुंदर देवी और वत्सराज का पुत्र था। ओके, 800 से 833 ईस्वी इनका शासनकाल था। इन्होंने क्या, ये सबसे पहले गोविंद तृतीय से पराजित हुआ है। गोविंद तृतीय से पराजित होने के पश्चात गोविंद तृतीय वापस दक्षिण भारत में आ जाता है और इन्होंने क्या किया है, जो कन्नौज का शासक है चक्रायत, उस पर आक्रमण किया है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। इसके अलावा इन्होंने जो पाल शासक है धर्मपाल के साथ मुंगेर का युद्ध हुआ है। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, जिसकी जानकारी हमें बकुला और बुचकला लेख से प्राप्त होती है। इनके समय इन्होंने क्या किया, अंतिम समय यानी कि इनकी मृत्यु होती है जल समाधि लेने, गंगा नदी में इनके द्वारा जल समाधि ले ली गई थी। दूसरा हमने देखा था रामभद्र। नेक्स्ट शासक था रामभद्र, जो कि एक निर्बल उत्तराधिकारी था। रामभद्र जो कि एक निर्बल शासक था। देखो रामभद्र के समय क्या हुआ है, रामभद्र का समय है 833 से 836। इनके समय में जो अधिकांश जो गुर्जर प्रतिहार के जो एरिया थे वो इनके हाथ से निकल गए थे। लेकिन रामभद्र और अप्पा देवी का पुत्र है मिहिरभोज, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। ये सबसे पहले देवपाल से पराजित हुआ, लेकिन पराजित होने के पश्चात इन्होंने बाद में जो शासक है नारायण पाल उसे पराजित किया। पाल शासक सब पहले पालों से पराजित हुआ है, फिर इन्होंने पालों को पराजित किया है। इनके समकालीन 3 पाल शासक थे, देवपाल, विग्रहपाल और नारायण पाल। इनकी उपाधि है मिहिरभोज इनकी उपाधि है, जबकि इनका वास्तविक नाम है भोज प्रथम। इसके अलावा प्रभास भी इनकी उपाधि है, जो कि दौलतपुर लेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जबकि बराह लेख में हमें मिहिरभोज की उपाधि प्राप्त होती है। आदि बराह की उपाधि हमें प्राप्त होती है वार्तु संग्रहालय। इनके समकालीन 2 राष्ट्रकूट शासक थे, अमोघवर्ष और दूसरा शासक कौन सा है, कृष्ण द्वितीय। अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय। अमोघवर्ष के समय इन्होंने क्या किया है, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया है, नर्मदा नदी की ओर आक्रमण किया था। लेकिन जो राष्ट्रकूटों का जो सामंत था ध्रुव, राष्ट्रकूटों का सामंत है ध्रुव, उसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है मिहिरभोज को। लेकिन इन्होंने फिर से कृष्ण द्वितीय के समय इन पर आक्रमण किया है, जिसमें इन्होंने पराजित करके जो मालवा का अधिग्रहण कर लिया, यानी मालवा को अपने अंदर कर लिया। पहले आक्रमण में असफल होता है, लेकिन दूसरे आक्रमण में सफल हो जाता है। अमोघवर्ष वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आदि बराह इनकी उपाधि है, जो कि सिक्कों पर प्राप्त होती है। इनके द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई है वो है द्रह्म। और मिहिर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। और इन्होंने अंत में क्या किया, अपना राज्यभार अपने पुत्र को सौंपकर सिंहासन को त्याग दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।